हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल टेक थ्योरी एंड प्रैक्टिकल पर। और आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं डीसी मशीन के पार्ट्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जो हमारे पास में एक डीसी मशीन का मतलब कि यहाँ पे डीसी मोटर भी हो सकती है या फिर डीसी जनरेटर भी हो सकता है। उसके पार्ट्सों का अध्ययन हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाले हैं, जिसके अंदर सबसे पहले जैसे कि हमारे पास में यहाँ पे पड़ी है डीसी मशीन, जो कि यहाँ पे पूरी यहाँ पे ओपन की हुई खोली हुई है। और यहाँ पे हम एक एक पार्ट के बारे में यहाँ पे आपको बताने वाले हैं, उसका क्या कार्य होता है और वो किससे बनाया जाता है और इसका क्या वर्किंग होता है। इन सभी के बारे में हम इसी वीडियो के माध्यम से जानकारी देने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे, क्योंकि आप सभी को यह भी पता है कि जो डीसी मशीन है, जहां पे डीसी मोटर की बात करते हैं या फिर डीसी जनरेटर की बात करते हैं, इन दोनों की संरचना जो होती है वो दोनों की सेम होती है, ठीक है ना। अब मोटर की बात करें तो मोटर में क्या होता है कि भाई उसमें सप्लाई देते हैं, सप्लाई देने से हमें क्या मिलती है, यांत्रिक ऊर्जा, यानी कि विद्युतिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करने का कार्य कौन करता है, यहाँ पे मोटर करता है। और जैसे उसी मोटर को अगर आप यांत्रिक ऊर्जा दोगे तो वहां पे आपको यहाँ पे विद्युत ऊर्जा भी मिल जाएगी, तो वो एक जनरेटर की तरह कार्य करेगा। तभी हम बात करते हैं कि दोनों का वर्किंग प्रिंसिपल है वो अलग अलग है, लेकिन इनकी दोनों की संरचना जो है वो दोनों की सेम रहती है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पार्ट्स की बात करेंगे। तो आप सबको पता है मेन जो पार्ट्स होते हैं दो होते हैं, एक होता है स्टेटर, दूसरा होता है आर्मेचर, जो कि घूमने वाला होता है। और स्टेटर जो कि नाम से पता चल रहा है कि स्थिर भाग होता है, यानी कि वो एक स्थिर रहता है। और जो आर्मेचर होता है वो एक घूमने वाला भाग होता है, यानी कि वो रोटेशन करता रहता है उस स्टेटर के बीच में। यहाँ पे जैसे कि आपको दिख रहा है ये हमारे पास में स्टेटर है, और ये जो हमने इसको ओपन किया है वो हमारे पास में है आर्मेचर। और ये दो प्लेट आपको दिख रही होगी, एक ये प्लेट और ये प्लेट, फ्रंट साइड प्लेट और दूसरी होती है एंड साइड प्लेट, ठीक है ना। तो और फ्रंट साइड जो प्लेट है वो कम्यूटेटर की साइड में लगती है, और एंड साइड जो प्लेट है वो यहाँ पे हमारे पास में कूलिंग फैन होता है और कूलिंग फैन की तरफ लगती है, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है। और इसी एंड प्लेट और फ्रंट प्लेट के अंदर हमारे जो है वो बियरिंग इनके अंदर फिट किए जाते हैं, और इसी के माध्यम से ये हमारे पास में जो आर्मेचर होता है वो एक स्वतंत्र रूप से यहाँ पे घूर्णन करता है। तो जैसे कि हमारे पास में अगर बात करते हैं मोटर की, तो सबसे पहले दो पार्ट्स होते हैं मेन, जो कि एक स्टेटर होता है, दूसरा हमारे पास में आर्मेचर होता है। आर्मेचर जो होता है वो घूमने वाला भाग है, और हमारे पास में जो स्टेटर है वो स्थिर रहने वाला भाग है। स्टेटर की अगर बात करें तो आप सभी को पता होगा स्टेटर एक कास्ट आयरन का बनाया जाता है और दूसरा होता है कास्ट स्टील का। तो छोटी मोटरें हैं जिसके अंदर कास्ट आयरन का बनाते हैं, और अगर बड़ी मोटरें होगी तो उसके अंदर हम इस स्टेटर को कास्ट स्टील का बनाएंगे। और अगर बात करते हैं यहाँ पे आर्मेचर की, तो आर्मेचर हम बनाते हैं सिलिकॉन स्टील का। और सिलिकॉन स्टील के अंदर सिलिकॉन की मात्रा होती है 3 से 4%, ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। और अगर स्टेटर की बात करें, सबसे पहले यहाँ पे लगा हुआ है टर्मिनल बॉक्स, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। इसके ऊपर यहाँ पे जो वाइंडिंग होती है वो वाइंडिंग के सिरे यहाँ पे आते हैं, ठीक है। तो हमारे पास में अगर बात करें ये कंपाउंड जनरेटर या फिर कंपाउंड मोटर की, तो यहाँ पे 3 वाइंडिंग होती है, जो कि एक आर्मेचर होती है, दूसरी फील्ड वाइंडिंग के रूप में हम जानते हैं सीरीज फील्ड वाइंडिंग, और तीसरी जानते हैं यहाँ पे शंट फील्ड वाइंडिंग। तो 3 वाइंडिंग यानी कि 6 सिरे यहाँ पे अपने को दिख रहे हैं। 2 सिरे एक वाइंडिंग के हो गए, 2 सिरे एक वाइंडिंग के, वापस 2 सिरे एक वाइंडिंग के। ये टर्मिनल बॉक्स पे वाइंडिंग के सिरे यहाँ पे आ जाते हैं। और अंदर की साइड में अगर इसकी संरचना देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें 2 पोल आपको दिखाई दे रहे होंगे। एक पोल यहाँ पे लगा हुआ है और दूसरा जो पोल है हमने यहाँ पे इसको अलग कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम आसानी से समझेंगे कि यहाँ पे क्वेश्चन पुटअप होता है आपके कंपटीशन एग्जाम के अंदर, कि यहाँ पे जो पोल जो स्टेटर के ऊपर स्थापित किए जाते हैं वो वेल्डिंग के द्वारा किए जाते हैं, या फिर सोल्डरिंग किए जाते हैं, या फिर नट बोल्ट के द्वारा होते हैं, या फिर यहाँ पे रिवेट के द्वारा होते हैं। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ये जो पोल यहाँ पे स्थापित किए जाते हैं वो नट बोल्ट के द्वारा, जैसे कि हमारे पास में ये बोल्ट था, इसको यहाँ पे कस के इस साइड में यहाँ पे बोल्ट आ गया है और इसको वापस यहाँ पे कसते हैं। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, जो हमारे पास में पोल होते हैं वो नट बोल्ट के द्वारा इस स्टेटर के ऊपर स्थापित किए जाते हैं। उसके बाद में आपको यहाँ पे ध्यान रखना है
जो हमारे पास में पोल है तो उसके अंदर एक पोल होता है पीछे वाला भाग, और जो आगे वाला जो भाग होता है वो पोल शू होता है। जैसे कि मैं आपको बता देता हूं, ये जो आपको एक अर्धवृत्ताकार में दिख रहा है, ये घुमा हुआ आगे वाला भाग, ये होता है पोल शू। और जो यहाँ पे पीछे वाला जो ये भाग है ना, इसको बोलते हैं पोल बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, जो पोल हमारे पास में है उसके ऊपर तो हमने यहाँ पे वाइंडिंग स्थापित कर दी, ये पूरी वाइंडिंग हो रखी है। इस वाइंडिंग को हमने किया है पोल के ऊपर स्थापित कर दिया है, और इस पोल के आगे की साइड में यहाँ पे क्या है, पोल शू लगा हुआ है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, पोल का कार्य क्या होता है, वाइंडिंग को स्थापित करना, और उसके साथ में क्या करना है, चुंबकीय फ्लक्स को उत्पन्न करना। क्योंकि ये जो पोल है ना, यही चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न करते हैं। मेन चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं ना फील्ड का, वो ये वाइंडिंग उत्पन्न करती है, ठीक है ना। और उसके आगे की साइड में आते हैं पोल शू, ये घुमा हुआ थोड़ा सा आपको दिख रहा है। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे, ये जो पोल शू है इसका दो कार्य होता है। एक कार्य तो ये है कि ये हमने जो यहाँ पे वाइंडिंग स्थापित की है, उस वाइंडिंग को बाहर निकलने से बचाता है, ठीक है ना। क्योंकि ये जब मोटर घूमेगी, ठीक है ना, ये वाइंडिंग फ्री होके बाहर नहीं निकले। और दूसरा कार्य ये होता है कि यहाँ पे समान चुंबकीय क्षेत्र इस आर्मेचर पे फैलाने के लिए यहाँ पे इस पोल शू का कार्य होता है। क्योंकि ये पोल शू क्या होगा, जैसे कि हमारे पास में आर्मेचर है, जैसे कि माना कि हमारे पास में कोई पोल है, इस प्रकार से इसके ऊपर स्थापित किया गया है, तो इसमें क्या होगा, जो चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न करेगा ना, तो यहां पर तो चुंबकीय फ्लक्स बराबर आएगा, लेकिन इस साइड में ना चुंबकीय फ्लक्स कम हो जाएगा। तो इस कारण क्या करते हैं हम, पोल शू की साइज इस प्रकार से करते हैं, ऐसे। तो इससे क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स पूरी तरीके से इस स्लॉट के ऊपर और इस स्लॉट के ऊपर और यहां पर बराबर चुंबकीय फ्लक्स चारों तरफ मिल सके, इसलिए हम इसकी साइज ऐसे करते हैं, ठीक है ना। तो दो कार्य हो गए, एक तो हो गया इस वाइंडिंग को बाहर निकलने से बचाता है, और दूसरा कार्य होता है चुंबकीय क्षेत्र को बराबर तरीके से आर्मेचर पे फैलाने के लिए पोल शू का कार्य करते हैं। उसके बाद में आपको ध्यान रखना है, हमारे पास में पोल शू है वो एनिल स्टील यानी कि कास्ट स्टील से बनाते हैं। ये आपको दिख रहा है ना पोल शू, ये कास्ट स्टील से बनाए जाते हैं। और ये जो पोल शू है वो हमारे पास में पोल शू की बात करें या फिर पोल की बात करें, ये एक सॉलिड स्टेट में नहीं होता है। ये छोटी छोटी आपको दिख रही होगी ना, ये पत्तियां होती है, आपको यहाँ पे दिख रही हो, ये छोटी छोटी पत्तियां होती है। इन पत्तियों को यहाँ पे रिवेट करके एक पूरा ऐसे जोड़ के यहाँ पे इस पोल का निर्माण किया जाता है, ठीक है ना। तो रिवेट करके क्यों करते हैं छोटी छोटी पत्तियों का, तो ये करने का कारण होता है हिस्टेरिज हानि और एडी करंट हानि को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, छोटी छोटी पत्तियों का एक पूरा संयोजन करके रिवेट करके इस पोल का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे, जो हमारे पास में पोल होते हैं वो कास्ट स्टील या फिर एनिल स्टील के बनाए जाते हैं, और पोल का कार्य होता है चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करना, और पोल शू का कार्य होता है उसको चुंबकीय क्षेत्र को समान रूप से आर्मेचर के ऊपर फैलाना। यहाँ पे हमारे पास में 3 वाइंडिंग है ना, जैसे कि आपको अंदर की साइड में दिख रहा होगा, यहाँ पे एक नीचे की साइड में एक पोल बना हुआ है, और ऊपर जो वाला पोल हमारे पास में था उसको हमने यहाँ पे निकाल दिया है। यानी कि इस मोटर या जनरेटर के अंदर हमारे पास में 2 पोल थे, एक नीचे लगा हुआ है और एक ऊपर है, और इसमें एक एन होगा तो दूसरा एस हो जाएगा। आपको पता है एक पोल एन होता है, दूसरा उसके ऑपोजिट होता है वो एस होता है, और इन दोनों के बीच में चुंबकीय क्षेत्र फैलता है, ठीक है ना। अब आपको पता है जनरेटर के नियम की बात करें तो जनरेटर के नियम में फैराडे ने बताया था, अगर आप चुंबकीय क्षेत्र के बीच किसी धारावाही सालों को घुमाएंगे तो वहां पे ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है। तो यहाँ पे ये पोल हो गया एन और ये एस हो गया, और इन दोनों के बीच में जब सप्लाई देते हैं हम, तो सप्लाई देने के बाद में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है बीच में, और यही चुंबकीय क्षेत्र के बीच में हम धारावाही चालक यानी कि ये जो आर्मेचर है उस आर्मेचर को धारावाही चालक बोलेंगे, क्योंकि इसके अंदर जो वाइंडिंग कर रखी ना सुपर इनेमल्ड कॉपर वायर होता है, वो धारावाही चालक है ना। तो उसी कारण इस वायर को जब घुमाते हैं पूरा इसके अंदर, तब इसके अंदर ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है, और वही ईएमएफ हम बाहर अगर डीसी के रूप में लेते हैं तो वो डीसी जनरेटर हो जाता है, और अगर कम्यूटेटर उसके ऊपर नहीं लगाते सीधा लेते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, एसी जनरेटर बोलते हैं। ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए।
तो यहाँ पे हमने आपको यहाँ पे पोल खोल के भी बता दिया है कि ये पोल इस तरीके से होता है, और यहाँ पे इस पोल के ऊपर दो वाइंडिंग हो रखी है, क्योंकि हमारे पास में कंपाउंड जनरेटर या फिर कंपाउंड मोटर है यहाँ पे, तो इसके ऊपर दो वाइंडिंग होगी, एक तो होगी सीरीज वाइंडिंग और दूसरी होगी शंट फील्ड वाइंडिंग। तो दोनों वाइंडिंग एक के ऊपर स्थापित, ऐसा नहीं समझना है आपको कि यहाँ पे इस साइड में सीरीज वाइंडिंग होती है और दूसरे ऊपर वाले पोल में फील्ड शंट वाइंडिंग होगी, ऐसा भी नहीं होता है। इसमें क्या होता है, पहले यहाँ पे शंट वाइंडिंग कर देते हैं और शंट वाइंडिंग के ऊपर सीरीज वाइंडिंग के टर्न ले लेते हैं, और उसके बीच में एक लेथराइट पेपर या फिर एम्पायर पेपर होता है, उसको बीच में रख कर उसके ऊपर वापस सीरीज वाइंडिंग को कर देते हैं, दोनों को इंसुलेटेड रखते हैं आपस में, ठीक है ना। और उसके बाद में 4 वायर यहां से निकलता है, जैसे कि मैं आपको बता दूं, यहां पे देखोगे आप तीन वायर तो ये निकले हुए हैं और एक वायर ये 4 निकले हुए हैं, और यहाँ पे इसके वायर तो अलग ही है दोनों, ठीक है ना। इस प्रकार 4 वायर निकले हुए हैं, यानी कि 2 तो यहाँ पे सीरीज के हो गए और 2 हमारे पास में शंट फील्ड वाइंडिंग के सिरे हो गए। तो यहां तक तो हमने यहाँ पे बताया आपको कि भाई स्टेटर होता है ये, ठीक है ना, किसका बनाया जाता है, और यहाँ पे पोल स्थापित किए जाते हैं स्टेटर के ऊपर, और जो पोल स्थापित किए जाते हैं उसका कार्य क्या होता है और किसके बनाए जाते हैं, यहां तक ये हमने समझा। अब हम बात करते हैं, इसके अंदर होता है घूमने वाला भाग, और उस घूमने वाले भाग को हम बोलते हैं आर्मेचर। जैसे कि आपने सुना होगा, एक आर्मेचर होता है, दूसरा एक रोटर होता है। तो जो रोटर होता है वो एसी मशीनों के अंदर होता है, एसी मशीन में जो घूमने वाला भाग होता है ना, उसको हम बोलते हैं रोटर। और यहाँ पे अगर डीसी मशीन की बात आती है तो वो हम कहते हैं कि जो घूमने वाला भाग है वो होता है आर्मेचर। रोटर पे वाइंडिंग नहीं होती है, जैसे हम फिजिकली वाइंडिंग करते हैं वैसे रोटर पे वाइंडिंग नहीं होती है, वो एक सॉलिड रूप में होता है। और यहाँ पे आर्मेचर के ऊपर आप अगर देखोगे तो वहां पे वाइंडिंग की हुई होगी, यानी कि रोटर में कॉपर की रिंग सड़े लेके आगे दोनों रिंग लगा के दोनों साइड में उनको सॉन्ट करके एक सॉलिड स्टेट में जो बनाया जाता है उसको बोलते हैं हम रोटर। और जो सुपर इनेबल्ड कॉपर वायर को लेके एक स्लॉटों के माध्यम से एक उचित अनुसार एक पिच को लेके यहाँ पे अगर वाइंडिंग को क्रिएट करके बनाते हैं उसे हम बोलते हैं आर्मेचर, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे ये आर्मेचर है, और रोटर की बात आती है तो एसी मशीनों में आता है, ठीक है। अब यहाँ पे रोटर आर्मेचर की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको समझना है आर्मेचर यानी कि यहां से लेके यहां तक होता है, ठीक है, यहां से लेके यहां तक ये आर्मेचर है। अब इस आर्मेचर में सबसे पहले तो देखेंगे ये जो आपको दिख रहे हैं ना खांचे, इनको बोलते हैं स्लॉट बोलते हैं, ठीक है। ये जो क्या है, ये खांचे हैं और इन खांचों को बोलते हैं स्लॉट, और इन्हीं स्लॉटों के अंदर वाइंडिंग स्थापित की जाती है। जैसे कि हमारे पास में एक सुपर इनेबल्ड कॉपर वायर होता है, इस प्रकार से आपको सुपर इनेबल्ड कॉपर वायर लेना है, और इस वायर को लेके आप क्या करते हैं, ऐसे एक टर्न लेके कॉइल बनाते हैं। इस प्रकार से क्या करते हैं, आप कॉइल बनाते हैं। मैंने तो आपको एक बताया है कि भाई इस प्रकार से आपको टर्न लेना है। एक वाइंडिंग मशीन होती है, वाइंडिंग मशीन के द्वारा ऐसे टर्न लिए, जैसे इसमें 24 टर्न की मशीन की कैपेसिटी के हिसाब से आप टर्न लेते हो, ठीक है। टर्न लेने के बाद में हमारे पास में पोल कितने, 2 पोल है, तो 2 पोल है, इसका मतलब क्या हुआ, सबसे पहले तो आपको स्लॉट की गिनती करनी है। तो हम यहाँ पे अगर स्लॉट की गिनती करते हैं तो इसके अंदर स्लॉटों की संख्या होती है 18, तो स्लॉटों की संख्या 18 है और पोल की संख्या कितनी है, 2 है। तो इसका मतलब हमारे पास में पोल क्वाइल पिच कितनी आ जाएगी, तो क्वाइल पिच हमारे पास में आ जाएगी 9 आ जाएगी। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास में एक क्वाइल बनाई हुई है उस क्वाइल को 1 नंबर स्लॉट में डालेंगे यहां पे, और उसके बाद में वापस 9 स्लॉट गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7 8 और आगे जाके 9। तो इस प्रकार से यहां से लेके एक वायर लेके यहां डालेंगे इस क्वाइल को। ये छोटी सी बनाई मैंने, लेकिन ऐसे करते हैं, यहां से लेके उस प्रकार से ऐसे डालते हैं और ये 2 वायर निकलते हैं। जैसे आपको पता है एक क्वाइल बनाई है तो इसके 2 वायर निकलेंगे बा, तो इस प्रकार से ऐसे क्वाइल स्थापित की, और ये दोनों वायर है ना, ये वापस जाके राइजर पे जुड़ते हैं, और उसी के माध्यम से वापस ये जो राइजर से सोल्डरिंग हुआ है वो वापस यहाँ पे कम्यूटेटर का सेगमेंट होता है, उस कम्यूटेटर के सेगमेंट के साथ में कनेक्ट हो जाता है।
तो इस प्रकार से तो हम यहाँ पे इस आर्मेचर के अंदर कॉइल को डालते हैं और उसके बाद में कॉइल डालने के बाद में हम क्या करते हैं, उसके ऊपर एक वेजेज डाल देते हैं। जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पे लकड़ी की एक पट्टी डाली हुई है जिसको हम वेजेज बोलते हैं, जिससे कि ये सुरक्षा देती है कॉइल को बाहर निकलने से। यहाँ पे आपको थोड़ा सा जानकारी होना चाहिए कि ये हमारे पास में जो आर्मेचर है, इस आर्मेचर के यहाँ पे स्लॉट की बात करते हैं तो यहाँ पे 3 प्रकार के स्लॉट होते हैं। यहाँ पे स्लॉट कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। और यहाँ पे जो स्लॉट किए हुए हैं वो अर्धबंद स्लॉट है। एक होता है खुला और दूसरा होता है बंद प्रकार के स्लॉट और तीसरा होता है अर्धबंद स्लॉट। अर्धबंद में क्या होता है, ऊपर से गैप थोड़ा सा कम हो जाता है। जैसे हमारे पास में एक स्लॉट है, यहाँ नीचे से जो चौड़ाई होगी वो बराबर होगी, ऊपर जाके यहाँ पे कम हो जाती है, ठीक है ना, वो तो है अर्धबंद। और अगर पूरी बंद होती है इस प्रकार से तो वो होता है बंद प्रकार के स्लॉट। और अगर पूरा नीचे से और ऊपर से समान चौड़ाई के अगर स्लॉट होते हैं तो उसको बोलते हैं हम खुला प्रकार के स्लॉट। तो इसके अंदर अर्धबंद स्लॉट बने हुए हैं। जिसके बाद में सबसे पहले तो हमने क्या किया, लेथराइट पेपर या फिर एम्पायर क्लॉथ पेपर को लेके हमने क्या किया, इस स्लॉट को इंसुलेटेड किया। इंसुलेटेड करने के बाद में इसके अंदर वाइंडिंग स्थापित करते हैं, क्योंकि बाई चांस कभी हो भी जाए यहाँ पे वाइंडिंग का थोड़ा सा इंसुलेशन घिस जाए तो इससे क्या होगा, अगर इससे वाइंडिंग इस बॉडी से टच होगी तो यहाँ पे वाइंडिंग शॉर्ट सर्किट हो सकती है। इसलिए हम क्या करते हैं, इस स्लॉट को पूरा इंसुलेटेड करते हैं एम्पायर क्लॉथ या फिर लेथराइट पेपर को लेके, उसके बाद में वाइंडिंग डालते हैं, उसके ऊपर वेजेस डालते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से तो ये वाइंडिंग करते हैं, मैंने आपको थोड़ी सी जानकारी दी है। और उसके बाद में आपको पता होगा ये जो हमारे पास में आर्मेचर है वो आर्मेचर एक सॉलिड स्टेट में नहीं बनाया हुआ है, ये है ना एक अलग अलग पत्तियों के माध्यम से इसको बनाया गया है। क्योंकि जैसे कि अभी आपको दिख रहा होगा ये अलग अलग पत्तियों के माध्यम से बना हुआ है, ये कोई सॉलिड स्टेट में नहीं है, ठीक है ना। तो इसका बनाने के पीछे कोई रीजन है कि यहाँ पे एक छोटी छोटी पत्तियां लेके, इस पत्तियों की जो मोटाई होती है वो 0.35 से 0.50 तक होती है, mm में होती है, ठीक है। तो इसकी इतनी मोटाई होती है। ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बताइए कि आर्मेचर की जो पत्तियां होती है उसकी मोटाई कितनी होती है, तो आपको बताना है 0.35 से 0.50 mm तक होती है, ठीक है। इन पत्तियों को जोड़ के वापस रिवेट करके बनाया जाता है। ये भी पूछ सकते हैं वापस कैसे बनाते हैं, तो रिवेट करके इन पत्तियों को वापस एक आर्मेचर बनाया जाता है। और आर्मेचर किस धातु का बनता है, तो आपको बताना है सिलिकॉन स्टील का बनाता है। तो उसमें अंदर सिलिकॉन की कितनी मात्रा होती है, तो आपको बताना है कि सिलिकॉन की मात्रा उसमें 3 से 4% होती है, बाकी नरम लोहा होता है उसके अंदर, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अब आपका क्वेश्चन ये रहेगा कि सर हमारे पास में जो छोटी छोटी पत्तियों का यूज करते हैं ये क्यों करते हैं, सॉलिड स्टेट में भी हम बना सकते हैं। तो इसके पीछे रीजन ये है कि हमारे पास में हानियां होती है, लोहा हानि। तो उस लोहा हानि को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, छोटी छोटी पत्तियों के माध्यम से इसको बनाते हैं। सिलिकॉन स्टील का प्रयोग क्यों करते हैं, क्योंकि हिस्टेरेज हानि को कम करने के लिए। और हमारे पास में जो छोटी छोटी पत्तियां होती है ना, ये आर्मेचर बना हुआ होता है, वो पत्तियां पूरी लेमिनेटेड करके बनाते हैं। लेमिनेटेड इसलिए करते हैं क्योंकि यहाँ पे एडी करंट हानि यानी कि भंवर धारा हानि को कम किया जा सके। आपको पता है यहाँ पे इंसुलेशन लेमिनेटेड इसलिए करते हैं क्योंकि भंवर धारा हानि को कम करने के लिए, और सिलिकॉन स्टील का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि हिस्टेरेज हानि को कम करने के लिए। ये दो बात आपको ध्यान रखनी है। ये दोनों हानियां जो है वो एक लो हानि है, ठीक है ना, आपको ये भी पता होना चाहिए। और जो कॉपर हानि होती है ना, वो कॉपर हानि इस जो हमारे पास में कॉपर की वाइंडिंग होती है, जो सुपर इनेबल्ड कॉपर वायर है ना, इस कॉपर की वाइंडिंग के अंदर होगी। हानि की बात करें तो जो हमारे पास में लोहे का ये बना हुआ है इसके अंदर ही होगी। ये तो आप समझ सकते हो यहां से। अब बात आती है हमारे पास में ये एक कॉइल है, माना कि ये अपने पास में एक कॉइल है। अब इस कॉइल की आपको 2 साइड दिख रही होगी, एक इस साइड में एक ये साइड दिख रही है। 2 साइड होती है, एक कॉइल की 2 साइडें हैं, ठीक है ना। अब 2 साइड में बात ये आती है जो यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक ये जो स्लॉट बना हुआ है, इस स्लॉट के अंदर जो कॉइल का भाग रहता है ना, उसको बोलते हैं हम एक्टिव भाग। जो इस स्लॉट के अंदर
इस कॉइल का भाग रहता है उसको बोलते हैं एक्टिव भाग, और जो इसके बाहर रहता है उसको बोलते हैं हम अनएक्टिव भाग। यानी कि अनएक्टिव भाग के अंदर ईएमएफ उत्पन्न नहीं होता है, एक्टिव भाग के अंदर ईएमएफ उत्पन्न होता है। ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि एक कॉइल के कितने भाग होते हैं, तो आपको बताना है कि 2 भाग होते हैं। तो एक्टिव भाग में ही ईएमएफ उत्पन्न होता है। पूछ सकता है कि ईएमएफ किस भाग में उत्पन्न होता है, तो आपको बोलना है एक्टिव भाग में, क्योंकि एक्टिव भाग है ना यहां से लेके यहां तक इस स्लॉट के अंदर रहता है। जो आपको ये दिख रहा है ना, ये भाग वाइंडिंग दिख रही है, ये बार की इधर से आके वापस इधर घुस रही है, ठीक है ना। तो ये जो जितना वायर है ना, इसके अंदर ईएमएफ उत्पन्न नहीं होता है, तो इसलिए इस भाग को हम बोलते हैं अनएक्टिव भाग, और जो इसके अंदर है उसको हम बोलते हैं एक्टिव भाग, ठीक है ना। ये कॉइल के 2 भाग हो गए, और इसको बोलते हैं यहाँ पे टर्मिनल, ठीक है ना। तो ये कॉइल के 2 टर्मिनल हो जाते हैं, और इन टर्मिनल का वापस कनेक्शन हो जाता है राइजर पे। अब आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पे एडी करंट हानि भी हो गई, हिस्टेरिज हानि भी हो गई, और उसके बाद में यहाँ पे पीछे की साइड में अगर देखते हैं बैक साइड में, तो यहाँ पे एक कूलिंग फैन लगा हुआ है। जो वाइंडिंग गर्म हो जाती है तो उसको ठंडा करने के लिए हमारे पास में कूलिंग फैन लगा हुआ है, और पीछे की साइड में एक बियरिंग लगा हुआ है। आगे की साइड में भी है और यहाँ पे एक पीछे की साइड में भी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा आराम से, ये शाफ्ट के ऊपर यहाँ पे एक बियरिंग लगा हुआ है। इस बियरिंग को सही तरीके से सह करने के लिए आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले तो इसको घुमाना है ऐसे। अगर ये फ्री तरीके से स्वतंत्र रूप से घूम रहा है, इसका मतलब बियरिंग सही है। और उसके बाद में आपको क्या करना है, इसको ऐसे है ना, इधर से और इधर से दोनों साइड में प्रेस करना है, दबाव देना है, ऐसे करे, ऐसे घुमाना है। अगर बियरिंग इस प्रकार से घूम रहा है ना, तो इसका मतलब बियरिंग खराब है, आपको बियरिंग बदलना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बियरिंग आपको सेट करना है, यानी कि ये हमारे पास में बियरिंग है। पहले तो इसको घुमाना है, घुमाने के बाद में आपको क्या करना है, ऐसे घुमाना है, ऐसे ऐसे करना। अगर बियरिंग ऐसे घूम रहा है ना, इसका मतलब आपका बियरिंग खराब है, उसको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारा जो बियरिंग है वो सही घूम रहा है, वो ऐसे भी नहीं घूम रहा है, देखो बराबर सही है, ठीक है ना। तो दोनों साइड में बियरिंग लगे हुए हैं, जो कि एक एंड प्लेट में लगा होता है और ये फ्रंट प्लेट में लगा होता है, जिससे कि हमारे जो आर्मेचर है वो स्वतंत्र रूप से घूमता है। इसी के कारण तो स्वतंत्र रूप से घूमता है हमारा आर्मेचर, ठीक है ना। अब इस आर्मेचर के आगे की साइड में भी अनएक्टिव भाग है, और वो सीधा वापस राइजर पे सोल्डरिंग होते हैं। अब आपको पूछ सकता है राइजर किसे कहते हैं, तो आपको बोलना है कम्यूटेटर से ऊपर उठा हुआ भाग, ठीक है ना। कम्यूटेटर के पीछे का उभरा हुआ भाग, जैसे ये कम्यूटेटर है और उसके पीछे जैसे कलर कर रखा है इसके ऊपर, ये उभरा हुआ भाग है ना, इसको बोलते हैं राइजर। और राइजर पे भी अलग अलग यहाँ पे स्लॉट कटे होते हैं, जो कि आपस में सोल्डरिंग होते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, इंसुलेटेड होते हैं, सॉरी, जो कि आपस में इंसुलेटेड होते हैं। और यहाँ पे इस वाइंडिंग के, एक वाइंडिंग के 2 सिरे वो वापस राइजर पे सोल्डरिंग हो जाते हैं। अब आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, जो हमारे पास में आर्मेचर है, अब इस आर्मेचर के अंदर 2 वाइंडिंग होती है, एक होती है वेव वाइंडिंग और दूसरी होती है लैप वाइंडिंग। अब वेव वाइंडिंग का मतलब, यानी कि आपको पता है वेव वाइंडिंग थ्योरी में भी हमने पढ़ाया था आपको कि वेव का मतलब वी आ रहा है इसके बीच में, ट्रिक से याद करना आपको, वी आ रहा है यानी कि हाई वोल्टेज के लिए, और हाई वोल्टेज के लिए तो इसका मतलब कम करंट के लिए। तो आपको पता होना चाहिए कि वेव वाइंडिंग हाई वोल्टेज और कम करंट के लिए यूज ली जाती है। और उसके बाद में एक होती है लैप वाइंडिंग, तो लैप वाइंडिंग इसके ऑपोजिट जो होगा वो लैप वाइंडिंग में होगा, यानी कि लैप वाइंडिंग के अंदर हाई करंट और कम वोल्टेज के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपको पूछ सकता है कि वेव वाइंडिंग कहां पे यूज होती है और लैप वाइंडिंग कहां पे यूज होती है। ये दोनों आर्मेचर के ऊपर स्थापित की जाती है। आपको अगर पता लगा रहा है कि वेव वाइंडिंग कौन सी है और लैप वाइंडिंग कौन सी है, तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे, जैसे कि हमारे पास में ये स्लॉट कटा हुआ है, ये कॉइल डाली हमने यहाँ पे, ये जो स्लॉट कटने के, इसके अंदर स्लॉट के अंदर जैसे वाइंडिंग स्थापित कर ली हमने, उसके बाद में 2 सिरे आएंगे। अगर ये 2 सिरे इस प्रकार से, जैसे मैं आपको दिख रहा होगा, ये दोनों सिरे है ना ऐसे ऑपोजिट तरीके से फैल जाते हैं। ये सिरा जाके यहाँ पे सोल्डरिंग होगा, ये सिरा जाके इस साइड में सोल्डरिंग होगा, ठीक है ना।
तो वो वाइंडिंग कौन सी होगी? वह वाइंडिंग होगी अगर ये सिरा वापस ऐसे आके जुड़ते हैं, दोनों पास पास में इस प्रकार से यहां पे जुड़ते हैं, तो वो वाइंडिंग लैप वाइंडिंग हो जाएगी। क्योंकि आपको पता है वह वाइंडिंग जो है वो एक तरंग वाइंडिंग बोल सकते हैं। तरंग वाइंडिंग, तरंग क्या होती है? आगे की तरफ बढ़ती रहती है। तो वेव वाइंडिंग में क्या होगा? आगे से आगे ऐसे बढ़ती रहेगी, कनेक्शन होगा। और लैप वाइंडिंग में एक सिरा आगे जाएगा तो दूसरा सिरा वापस पीछे आएगा उसी वाइंडिंग का, ठीक है। तो वो होती है लैप वाइंडिंग। और ये दोनों ना आर्मेचर के ऊपर स्थापित की जाती है। यहां तक समझ गए। अब बात करते हैं राइजर के आगे वाला भाग, जो कि हमारे पास में होता है कम्यूटेटर। कम्यूटेटर का मतलब होता है दिग परिवर्तक। दिग परिवर्तन में परिवर्तन करने वाला कोई, दिग मतलब बड़ा होगा कुछ, ठीक है ना। क्योंकि परिवर्तन करने के लिए एसी को डीसी में परिवर्तन करने के लिए हम यूज करते हैं रेक्टिफायर को। रेक्टिफायर बहुत छोटी चीज होती है, ठीक है ना, जो कि एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। तो हमारे पास में कम्यूटेटर होता है जो कि एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है और डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है, दोनों कार्य करता है। इसीलिए इसको, ये थोड़ा सा बड़ा होता है ना, एक इलेक्ट्रॉनिक रूप नहीं होता है, इसलिए इसको बोलते हैं मैकेनिकल रेक्टिफायर। तो दिग परिवर्तक यानी कि कम्यूटेटर को हम क्या बोलते हैं? मैकेनिकल रेक्टिफायर भी बोलते हैं, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स रूप नहीं होता है इसका, इसलिए बोलते हैं इसको मैकेनिकल रेक्टिफायर। जैसे कि हमारे पास में ऐसा आपको दिखाई देगा, जैसे कि हमारे पास में जो यहाँ पे कम्यूटेटर दिख रहा है, ये कम्यूटेटर हार्ड रन कॉपर यानी कि कठोर कर्षित तांबा का बनाया जाता है। कठोर कर्षित तांबा ये एक तरीके का तांबा ही होता है, लेकिन क्या होता है इसके ऊपर हार्डनिंग और अनिलिंग प्रक्रिया, जो टेम्परेचर वाली प्रक्रिया करके उसके बाद में उसको हार्ड बनाया जाता है। हार्ड बनाने के बाद में उसमें यूज किया जाता है कम्यूटेटर के अंदर। तो टेम्परेचर प्रक्रिया इसलिए इसके ऊपर करते हैं क्योंकि इसके ऊपर एक कार्बन ब्रश होता है, घिसता नहीं है। इसके ऊपर सारा दिन जैसे अपन जनरेटर को चलाते हैं ना, तो इसके ऊपर घिसता रहता है। तो इससे क्या होता है, यहाँ पे अगर हम सीधा कॉपर यूज लेंगे ना तो वो घिस जाएगा। तो हम टेम्परेचर वगैरह प्रक्रिया करके इसको हार्ड बना के उसके बाद में यूज लेते हैं, जिससे कि क्या है, कार्बन घिस जाए। लेकिन ये हमारे पास में कम्यूटेटर नहीं घिसे, क्योंकि कार्बन है ना वो बहुत कम कॉस्ट के होते हैं, और कम्यूटेटर को बदलने जाओगे ना वो ज्यादा कॉस्ट का हो जाता है, ठीक है ना। तो कार्बन को तो आप सेंस कर सकते हो, लेकिन कम्यूटेटर को बदलना एक ज्यादा कॉस्ट वाला बात हो जाती है, ठीक है ना। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसको हार्ड बनाते हैं जिससे कि ये न घिस के कार्बन ब्रश घिस जाए। तो यहां पर यही होता है, कार्बन ब्रश घिस जाता है लेकिन ये कम्यूटेटर नहीं घिसता है, ठीक है ना। तो ये बात हो जाती है। ये जो है ना कार्बन ब्रश बोलते हैं इसको, ये ना ब्रश बोलते हैं, जो कि एक कार्बन या फिर ग्रेफाइट के बनाए जाते हैं, जो कि इसके ऊपर स्थापित किए जाते हैं ऐसे, ठीक है ना। कभी कभार क्या होता है, जो हमारे पास में ये जो कम्यूटेटर आपको दिख रहा है, इस कम्यूटेटर के ऊपर गड्ढे पड़ जाते हैं, ठीक है ना। तो गड्ढे पड़ने के कारण क्या होता है, यहाँ पे ये कार्बन ब्रश इसके बीच में थोड़ा सा यहाँ पे एयर गैप रह जाता है। तो एयर गैप रहेगा ना, तो आपको पता है एयर गैप रहेगा तो यहाँ पे क्या होगी, स्पार्किंग होगी। तो स्पार्किंग ज्यादा होगी तो हमारे पास में ये वाइंडिंग गर्म हो जाएगी और पूरी मशीन गर्म हो जाएगी। और इस मशीन गर्म होने के कारण क्या हो जाता है, अपनी जो मशीन जलने की संभावना ज्यादा रह जाती है। इसलिए अगर आपके कम्यूटेटर के ऊपर गड्ढे पड़ जाए या फिर यहाँ पे अगर कार्बन ब्रश घिस जाए, तो आपको क्या करना है, कार्बन ब्रश अगर घिस जाए तो आपको नया वापस लगाना है, और अगर गड्ढे पड़ जाए तो आपको क्या करना है, लेथ मशीन के ऊपर आपको कम्यूटेटर को लेके जाना है और घिसा के बराबर करना है। अगर ज्यादा ही गड्ढा पड़ा हुआ है तो आपको कम्यूटेटर चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। और जो हमारे पास में कार्बन ब्रश होते हैं, और इस कार्बन ब्रश को कब बदला जाए, भाई इस कार्बन ब्रश को कब बदला जाए ये भी आपको पता होना चाहिए। तो जब ये कार्बन ब्रश अपनी साइज से 1/3 घट जाए, मतलब 1/3 अगर घिस जाए, ठीक है ना, 1/3 घिस जाए ना, तब आपको क्या करना है, इस कार्बन ब्रश को चेंज करना है। या फिर 3/4, ठीक है ना, अगर बच जाए तब आप इस कार्बन ब्रश को बदलना है। कंपटीशन एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन दोनों तरीके से पूछा जाता है कि बताइए कार्बन ब्रश कितना घिस जाए तब इसको बदलना चाहिए, तो आपको बताना है 1/3 घट जाए, घिस जाए, ठीक है ना, तब आपको कार्बन ब्रश को और कितना बच जाए तो आपको बदलना चाहिए,
तो 3/4 अगर कार्बन ब्रश बच जाए तब आपको इसको बदलना है। ये दोनों चीज आपको पता रहनी चाहिए, ठीक है ना। कंपटीशन एग्जाम में पूछ सकते हैं और उसके बाद में ये भी पूछ सकते हैं कि ये जो कार्बन ब्रश के पीछे वाला जो वायर होता है उसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं पिगटेल। और उसके बाद में यहाँ पे ये हो गया कम्यूटेटर, और इस कम्यूटेटर पे है ना आप देख रहे हो ना इसमें छोटे छोटे ऐसी लाइनों के अंदर एक सेगमेंट बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं, सेगमेंट कटे हुए हैं। ये छोटे छोटे आपको दिख रहे हैं ना ऐसे पतले पतले, ये होते हैं सेगमेंट, ठीक है ना। अब इन सेगमेंट के बीच में है ना यहाँ पे भरा हुआ है इंसुलेशन पदार्थ, एक इंसुलेटेड पदार्थ भरा हुआ है जो कि होता है अभ्रक, जिसको बोलते हैं माइका। तो माइका यहाँ इन दोनों के बीच में एक स्लॉट के बीच में भरा होता है, यानी कि इंसुलेटेड करने के लिए यहाँ पे हम माइका का यूज करते हैं इस कम्यूटेटर के अंदर, ठीक है। यहाँ पे हो गया। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन और भी पूछते हैं कि कम्यूटेटर किसे कहते हैं, तो सबसे पहले तो आपका हो जाएगा कि एसी को डीसी में बदलना और डीसी को एसी में बदलना, ये कम्यूटेटर का कार्य होता है। और सेगमेंटों के समूह को हम क्या कहते हैं, कम्यूटेटर कहते हैं, क्योंकि बहुत सारे इसके ऊपर सेगमेंट कटे हुए हैं ना, बहुत सारे सेगमेंट है इसके ऊपर, तो इन पूरे सेगमेंट के समूह को हम क्या कहते हैं, यहाँ पे कम्यूटेटर बोलते हैं। अब बात आती है हमारे पास में जो आर्मेचर वाइंडिंग होती है, वो आर्मेचर वाइंडिंग एक होती है लैप वाइंडिंग, दूसरी होती है वेव वाइंडिंग। अब लैप वाइंडिंग में भी प्रकार होता है, वेव वाइंडिंग में भी बहुत सारे प्रकार है, बहुत सारे मतलब एक होती है सिंप्लेक्स लैप वाइंडिंग और दूसरी होती है मल्टीप्लेक्स लैप वाइंडिंग। मल्टीप्लेक्स के अंदर एक आती है डुप्लेक्स, ट्रिप्लेक्स और आती है क्वाडुप्लेक्स। तो यहाँ पे वाइंडिंग होती है सिंप्लेक्स, ट्रिप्लेक्स, क्वाडुप्लेक्स, डुप्लेक्स वाइंडिंग होती है, ठीक है ना। तो इसका पता कैसे लगाए, यहां से हमारे पास में तो वाइंडिंग कर रखी है, वेव वाइंडिंग का तो हमने आपको बताया कि भाई ऐसा पता लगा सकते हो आप। डुप्लेक्स का पता करना है या फिर सिंप्लेक्स का पता करना है, तो सिंप्लेक्स लैप वाइंडिंग होगी ना। पहले तो आपको स्लॉट गिनने हैं, अगर आप स्लॉट गिनते हो 18 स्लॉट है, और यहां पे आपको आगे देखना है, यहां पे अगर कम्यूटेटर के ऊपर जो सेगमेंट की संख्या भी 18 होगी तो यहां पे हम मानेंगे कि ये जो वाइंडिंग कर रखी है वो अगर वेव वाइंडिंग होगी तो हम बोलेंगे वेव वाइंडिंग, ठीक है ना। क्या बोलेंगे, अगर स्लॉटों की संख्या और सेगमेंटों की संख्या बराबर है तो हम बोलेंगे सिंप्लेक्स वेव वाइंडिंग, ठीक है। अगर स्लॉटों की संख्या से डबल यहां पे अगर सेगमेंटों की संख्या है तब हम क्या बोलेंगे, डुप्लेक्स बोलेंगे। यानी कि 18 यहां पे अगर स्लॉट है, 37 यहां पे अगर सेगमेंट आपको दिख रहे हैं तो आप उसको बोलेंगे डुप्लेक्स। अगर 3 गुना है तो यहाँ पे ट्रिप्लेक्स, अगर 4 गुना है तो क्वाडुप्लेक्स बोलेंगे, ठीक है ना। तो आप यहां से गिन के आपको यहाँ पे पता करना है कि भाई हमारे पास में कौन सी वाइंडिंग है यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक चीज आपको ये भी ध्यान रखनी है, जो हमारे पास में ये आर्मेचर और यहाँ पे ये जो हमारे पास में दे रखा है कम्यूटेटर, ये दोनों ना जो हमारे पास में शाफ्ट होती है, इस शाफ्ट से इंसुलेटेड होते हैं। आप ऐसा नहीं समझना आपको कि यहाँ पे जो हमारे पास में आर्मेचर और कम्यूटेटर है वो शाफ्ट से सीधे उसके ऊपर जुड़े हुए हैं, नहीं होते हैं। इनके बीच में एक इंसुलेटेड पदार्थ होता है जिसको बोलते हैं बेकेलाइट, ठीक है ना। तो बेकेलाइट के माध्यम से इस कम्यूटेटर और आर्मेचर को यहाँ पे इसके ऊपर लगाया जाता है, जिससे कि इसमें अगर धारा प्रवाहित हो जाए, शॉर्ट सर्किट हो जाए तो शाफ्ट पे यहाँ पे करंट नहीं आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए कि यहाँ पे जो आर्मेचर स्थापित करते हैं शाफ्ट के ऊपर, तो इसके बीच में कौन सा इंसुलेशन पदार्थ डालते हैं, तो आपको पता करना है कि यहाँ पे बेकेलाइट का यूज करते हैं बीच में, ठीक है। और यहाँ पे कम्यूटेटर हो गया, कम्यूटेटर के बाद में वापस ये आ गया बियरिंग, ठीक है ना। अब बात करते हैं यहाँ पे कार्बन ब्रश की, तो कार्बन ब्रश ऐसे इसके ऊपर स्थापित होते हैं, ये भी हो गया। अब यहाँ पे आपको पता रखना है कि हमारे पास में एक होता है आर्मेचर रिएक्शन और दूसरा होता है कम्यूटेशन प्रभाव। यहां पे समझेंगे, थ्योरी में आपने पढ़ा होगा, एक होता है आर्मेचर रिएक्शन, दूसरा होता है कम्यूटेशन प्रभाव। तो आर्मेचर रिएक्शन की थोड़ी बात करें तो उसमें क्या था कि हमारे पास में जो ये पोल है ना, पोल जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं ना, उसको मेन चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं, और जो आर्मेचर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है ना, उसको हम बोलते हैं आर्मेचर का चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। मेन चुंबकीय क्षेत्र, आर्मेचर का चुंबकीय क्षेत्र। तो मेन चुंबकीय क्षेत्र का आर्मेचर के चुंबकीय क्षेत्र पर पड़ने वाला प्रभाव, यानी कि इसका प्रभाव इसके ऊपर पड़ता है ना, इसका जो चुंबकीय क्षेत्र होता है ना उसको कम करता है। जो मेन चुंबकीय क्षेत्र है ना,
ये इसका चुंबकीय फ्लक्स इसके चुंबकीय फ्लक्स को कम करता है, उस प्रभाव को हम बोलते हैं आर्मेचर रिएक्शन, यानी कि आर्मेचर प्रतिक्रिया बोलते हैं। ठीक है ना। अब बात आती है आर्मेचर प्रतिक्रिया को कम कैसे किया जाए। तो आप सभी को पता है आर्मेचर प्रतिक्रिया को कम करने के लिए हम सबसे पहले तो क्या करते हैं, जीएनए स्थिति को एमएनए पर लेके आते हैं। जीएनए स्थिति यानी कि जीएनए का मतलब होता है ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस, और एमएनए का मतलब होता है मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस होता है। तो ज्योमेट्रिकल एक्सिस से वापस हम क्या करते हैं, एमएनए पे कार्बन ब्रश की जो स्थिति है उसको बदलते हैं। जैसे कि हमारे पास में ये जो यहां पे दिख रहा है फ्रंट साइड का जो प्लेट दिख रहा है, इसके अंदर यहां पे कार्बन ब्रश होल्डर स्थापित किए गए हैं। यहां पे आपको बता देता हूं, ये हमारे पास में जो कार्बन ब्रश है ना, ये कार्बन ब्रश ऐसे है ना, इसको सबसे पहले तो क्या करना है, इसको यहां पे पीछे से दबाव देके यहां पे ऐसे खोलना है, और उसके बाद में यहां पे इस कार्बन ब्रश को ऐसे होल्ड करना है और वापस छोड़ देना है। अब आपको दिख रहे हैं पीछे से दबाव आया तो ये कार्बन ब्रश यहां पे पीछे बाहर निकल गए आगे की साइड में। ठीक है। तो ये स्प्रिंग का जो दबाव होता है ना, वो 0.1 से 0.25 किलोग्राम प्रति वर्ग सेमी में होता है। ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि बताइए कार्बन ब्रश के ऊपर ये जो स्प्रिंग होती है यहां पे लगी हुई, इस स्प्रिंग का दबाव कितना होता है, 0.1 से 0.25 किलोग्राम प्रति वर्ग सेमी यहां पे इसका दबाव रखा जाता है। ये दबाव रखेगा तभी तो यहां पे कम्यूटेटर के ऊपर बराबर स्पर्श करके यहां पे वोल्टेज को बाहर निकालेगा, नहीं तो बराबर स्पर्श नहीं होगा तो क्या होगा, वहां पे स्पार्किंग उत्पन्न हो जाएगी। ठीक है ना। तो ये जो कार्बन ब्रश है वो कार्बन होल्डर के अंदर स्थापित करते हैं, ये कार्बन होल्डर है उसके अंदर कार्बन ब्रश को स्थापित करते हैं। और जो कार्बन होल्डर है वो यहां पे आपको दिख रही है एक प्लेट, वो उसको बोलते हैं सोल्ड प्लेट। जो सोल्ड प्लेट होती है, उस सोल्ड प्लेट है ना, वो चीनी मिट्टी या फिर बेकेलाइट की बनाई जाती है। यहां पे अगर बात करें तो ये बेकेलाइट की बनाई हुई है, और पुरानी मशीनों में अगर बात करें वहां पे, तो वहां पे आपको चीनी मिट्टी की भी देखने को मिल जाएगी। ठीक है। तो ये चीनी मिट्टी या फिर बेकेलाइट की सोल्ड प्लेट बनाई जाती है। हम बात कर रहे थे आर्मेचर रिएक्शन के बारे में, तो मैंने बताया आपको जीएनए स्थिति से एमएनए स्थिति पे आपको कार्बन ब्रशों को लेके आना है। तो आपको क्या करना है, जिस साइड में मोटर घूम रही है, जैसे क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में मोटर घूम रही है, तो उसी दिशा के अंदर इस कार्बन ब्रश को आपको घुमाना है। ऐसे जैसे कि मेरे पास कार्बन ब्रश को कैसे घुमाऊंगा, ये हमारे पास में जो सोल्ड प्लेट है ना, इस सोल्ड प्लेट को यहां से दो नट लगे हुए हैं, आपको दिख रहे हैं, ऊपर की साइड में और नीचे की साइड में। इसको मैं क्या करूंगा, ढीला कर दूंगा। इस साइड में अगर मोटर घूम रही है तो इस साइड में थोड़ा सा आपको यहां से ढीला करके सोल्ड प्लेट को ऐसे घुमाना है। ठीक है ना। इससे क्या होगा, यहां पे आर्मेचर रिएक्शन कम हो जाएगा। ठीक है। तो आर्मेचर रिएक्शन कम करने का यह कारण हो गया। दूसरा हमारे पास में आर्मेचर रिएक्शन को कम करने के लिए होता है कंपनसेटिंग वाइंडिंग, जो कि कंपनसेटिंग वाइंडिंग होती है ना, ये पोलो पे स्थापित करते हैं। क्या करती है, जो मेन चुंबकीय फ्लक्स होता है, उस चुंबकीय फ्लक्स को ये जो हमारे पास में कंपनसेटिंग वाइंडिंग है, वो उसका विरोध करके यहाँ पे आर्मेचर में जो चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न हो रहा है उसको बराबर लेके आ जाती है। ठीक है ना, कंपनसेटिंग वाइंडिंग स्थापित करके। इसीलिए कंपनसेटिंग वाइंडिंग का यूज करके हम आर्मेचर रिएक्शन को भी कम कर सकते हैं। तो ये तो यहां से आपको पता चल गया। और उसके बाद में होता है कम्यूटेशन प्रभाव, आपने थ्योरी में पढ़ा होगा कम्यूटेशन प्रभाव, जो कि यहां पे अगर एक कार्बन ब्रश एक समय के अंदर अगर दो सेगमेंटों को एक साथ में अगर स्पर्श करता है, जैसे कि हमारे पास में यहां पे कार्बन ब्रश था, जैसे कि हमारे पास में ये कार्बन ब्रश है, एक समय में ये घूम रहा है ऐसे, एक कॉइल आई यहां से यहां तक। ठीक है ना, मैंने आपको बताया था यहाँ पे वेव बाइंडिंग में ऐसे होता है, लैप बाइंडिंग में। तो ये दोनों अगर एक समय में दो सेगमेंट पर टच हो जाए, अगर ये कार्बन ब्रश, तो टच होते समय और होने के बाद और होने से पहले जो इसके अंदर धारा में जो परिवर्तन आता है उसे हम क्या बोलते हैं, कम्यूटेशन प्रभाव बोलते हैं। तो उस कम्यूटेशन प्रभाव को कम करने के लिए क्या करते हैं हम, ये जो हमारे पास में ब्रश लगाया हुआ है वो हाई रेजिस्टेंस का ब्रश यूज करते हैं।
ठीक है ना, ये आपको। और उसके बाद में क्या करते हैं, इंटरपोल का भी यूज करते हैं। इंटरपोल यानी कि ये जो हमारे पास में दो मेन पोल लगे हुए हैं ना, इन दो मेन पोल के बीच में यहाँ पे छोटे से पोल स्थापित करते हैं, उसको बोलते हैं इंटरपोल। मतलब पोलों के बीच में जो इंटर करते हैं उसको इंटरपोल बोलते हैं। हमारे पास में फ्रंट साइड की प्लेट थी जिसके ऊपर सॉल्ट प्लेट लगाई हुई है और यहाँ पे कार्बन होल्डर स्थापित किए गए हैं, ठीक है ना। इसके अंदर ये वापस ऐसे स्थापित होगा, ठीक है। और उसके बाद में बीच वाला जो भाग था वो हमने आपको बताया, ये हमारे बीच वाला भाग है। और ये जो एंड प्लेट है ये आपको दिख रही है इस साइड में, ये एंड प्लेट है। और उसके बाद में ये जो दिख रही है आपको जाली के रूप में, ये यहाँ पे जो इस साइड में गैप होता ना इसके बीच में, यहाँ पे इस डक्ट को रखा जाता है जिससे कि यहाँ पे ठंडी वगैरह हो सके अपनी वाइंडिंग वगैरह। मोटर ज्यादा समय चलेगी तो वाइंडिंग क्या होगी, गर्म होगी, तो उसको ठंडी रखने के लिए हम यहाँ पे इसके ऊपर डक्ट रखे जाते हैं, ठीक है ना, जिससे कि हवा आसानी से प्रवाहित हो सके और हमारी वाइंडिंग ठंडी रह सके। तो यहां तक हमने आपको बताया कि हमारे पास में जो डीसी मशीन होती है उसके पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, उसका वर्किंग क्या होता है, कौन से धातु का बनाया जाता है, इन सभी के बारे में हमने आपको जानकारी दी है। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। इसी के साथ में जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।